हेलो स्टूडेंट्स, कल जो लास्ट टॉपिक अपने किया था वो क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, कितनी आई थी? वी वी वेक्टर इक्वल टू माइनस ई ई एम इंटू टाउ, ये क्या आया था? ठीक है, उसके बाद एक रिलेशन निकाला था आई इक्वल टू एन ए ई वी डी, जहाँ पे एन है डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है, फॉर्मूला कितना था? डेंसिटी अपॉन मोलिकुलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। वो जितने भी हैं, एन एटम है तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन है तो वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा इसको यूज करके अपन ने प्रूव कर दिया था वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इक्वल टू आई आर आ गया था। यहाँ पे आर का जो फॉर्मूला आया था वो आया था एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए। इस टर्म को रेजिस्टिविटी बोला गया था, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, यहाँ पे ये रो का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या बोला गया था? कंडक्टेंस। और रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को क्या बोला गया था? कंडक्टिविटी। यहाँ तक अपन कर चुके थे। ओके, चलिए अब इसके ऊपर छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ थ्योरेटिकल में। देखिए क्या हुआ कि एक तो ऑर्डर ऑफ जो ड्रिफ्ट स्पीड आती है, इसका ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड, इसका ऑर्डर 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। यानी अगर एवरेज वेलोसिटी देखी जाए, जिस वेलोसिटी से वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, तो लगभग 10⁻⁴ टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड रहती है। ओके, चलिए जी, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो वही जो मैंने कल भी आपसे डिस्कस भी किया था कि इलेक्ट्रॉन जो जनरली जो मूव करता है उसकी कंडक्टर के अंदर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, फिर भी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है उसका ऑर्डर 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, यानी बहुत कम आता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज मच मच ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस क्या होती है? ज़्यादा होती है। दूसरा क्वेश्चन, दो कोलिजन्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है वो कैसा होता है? फर्स्ट पार्ट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर तो क्या होगा? स्ट्रेट। और व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड देन इट इज द कर्व पाथ, एंड कर्व में भी कौन सा होगा? पैराबोला होगा। तीसरा ये बोला गया कि देखिए कि जो जैसे मान लीजिए मैं कोई कंडक्टर है जिसके ऊपर अभी रेजिस्टेंस बनाता हूँ, जैसे रेजिस्टेंस है, इसको जैसे ही बैटरी से मैं जोड़ता हूँ तो जैसे ही की ऑन की जाती है तो करंट इंस्टेंटेनियसली पूरे सर्किट के अंदर क्या हो जाता है? सेटअप हो जाता है, यानी करंट तुरंत चलने लग जाता है। जबकि कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी वो बहुत कम आती है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो करंट इतना फटाफट इधर कैसे पहुंच जाता है ना? जैसे मान लीजिए बहुत लंबा वायर है, अगर आपने यहाँ से जैसे स्विच ऑन किया, बल्ब बहुत दूर लगा हुआ है, तब भी बल्ब ऑन करते ही बल्ब जल जाएगा। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन इतना धीरे धीरे चल रहा है तो करंट वहां तक इतना जल्दी कैसे पहुंच गया? एक्चुअल में क्या है कि जैसे ही आप की को ऑन करोगे तो क्या जनरेट हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए ये वायर था, इधर जैसे इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, ई की वैल्यू हो जाएगी वी बाई एल। यहाँ पे वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये सेटअप हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। किससे ट्रेवल करता है? स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से ट्रेवल करेगा। तो जैसे आप स्विच ऑन करोगे, देखो जब तक स्विच ऑफ है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। ठीक है, जैसे स्विच ऑन किया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लग गया? वी। और वी लगते इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेटअप हो गया। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक बहुत माइक्रो से बहुत कम सेकंड्स के अंदर यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक साथ तो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचता जा रहा है वहां वहां पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है और वो सारे इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो यहाँ अब करंट फ्लो होने के लिए यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं गया है, देखो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट किया पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ गया, इसने भी चलना स्टार्ट किया। जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर गया है, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर गया है, वहां तक करंट पहुंच चुका है। तो ये पूछेगा स्विच ऑन करते ही करंट इंस्टेंटेनियसली कैसे सेटअप हो जाता है? तो आप कहोगे व्हेन द स्विच इज ऑन देन
electric field set up throughout the circuit with light speed and electron in each part of circuit start to move, hence current instantaneously set up throughout the circuit। तो सर जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो पूरे सर्किट में करंट एक साथ आ जाएगा। वो क्यों आया कि जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है जो लाइट स्पीड से सेटअप होता है। इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, ऐसा नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉन चल के वहां से पूरा चक्कर लगाएगा तो जैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा तब वहां करंट पहुंचेगा। जैसे ही आपने ऑन किया इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरी जगह सेटअप हो गया और हर जगह इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हो गए, इसलिए इंस्टेंटेनियसली सेटअप हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि देखो इलेक्ट्रॉन, देखो करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। अब बोला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो चार्ज बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो चार्ज बहुत कम होता है। जैसे मैं कहूँ आई की अगर वैसे वैल्यू लिखूं तो कितनी होती है, NaeVd। अब इसका ऑर्डर तो आप जानते हो 10⁻⁻⁴ में चल रहा है, ये 10⁻⁻⁹ में है चार्ज वैल्यू, तब भी कह रहा है कि करंट एम्पियर्स में आ जाता है, जैसे 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। तो बोला कि करंट इतना ज्यादा कैसे आ जाता है, तो Vd भी बहुत कम है, E भी बहुत कम है, क्योंकि जो नंबर ऑफ फ्री चार्ज डेंसिटी होती है कंडक्टर में वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये बहुत ज्यादा होती है, इसका जैसे मान लो 10⁻+28 में है, देन देखो ये -19 -4 -23 तो हुआ, बात समझ में आ रही है। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी बहुत कम है और उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बहुत कम आ रही है, फिर भी करंट की वैल्यू इतनी हाई क्यों आती है, तो आप कहोगे बिकॉज द नंबर ऑफ द फ्री चार्ज डेंसिटी इज वेरी हाई इन द कंडक्टर। कंडक्टर के लिए ये बहुत ज्यादा हाई होती है। तो ये 3-4 क्वेश्चन थे जो थ्योरेटिकल थे। देखो ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता चल गया आपको, दूसरा पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा क्वेश्चन कि करंट इंस्टेंटेनियसली कैसे सेटअप हो जाता है, चौथा क्वेश्चन कि जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और चार्ज की वैल्यू बहुत कम है तो करंट इतना हाई कैसे आ जाता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन इसके ऊपर जो होते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और देखिए, एक बोला जाता है फ्री पाथ लेंथ। क्या बोला जाता है, फ्री पाथ लेंथ। फ्री पाथ लेंथ होता है द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कोलिजन। देखो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, एवरेज टाइम को, और दो कोलिजन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस चलता है उसको बोला जाता है फ्री पाथ लेंथ। क्या बोला जाता है, फ्री पाथ लेंथ। तो देखो अगर मैंने कहा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है, अच्छा दो कोलिजन के बीच में टाइम कितना लगा, इतना, तो इतनी देर में कितना दूर चलेगा, इतना, इसको बोला जाता है मीन फ्री पाथ लेंथ। क्या बोला जाता है, मीन फ्री पाथ लेंथ। ओके जी, चलिए और देखिए, अगर आपको कभी टाइम ऑफ रिलैक्सेशन निकलवा लिया गया है तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन भाई आप Vd की वैल्यू जानते हो कितनी होती है, E m × टाउ। तो अगर आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई तो आप उसको लिख सकते हो mVd/E × टाउ। E की वैल्यू कहां से निकाल सकते हो भाई, V/L। भाई V स्पीड नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन, चलो अब इसके ऊपर अपन कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। क्या करते हैं, न्यूमेरिकल। ठीक है, बुक से करवा देता हूँ ताकि डेटा आपको जो परफेक्ट डेटा लेंगे तो परफेक्ट आंसर आ जाएगा ना जी। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, एक कॉपर वायर हैज स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ 6 mm ऑन ए साइड। एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है आपको स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इस टाइप की एक वायर है, कॉपर की है, और जो स्क्वायर है इसकी साइड है 6 mm। भाई साइड दे दिया तो भाई क्या आपके पास एरिया निकल आएगा, यस सर, साइड का स्क्वायर। ओके, अच्छा जी, द वायर इज 10 मीटर लॉन्ग, और जो इस वायर की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 10 मीटर। ऐसे 10 मीटर लॉन्ग वायर है, बोलो बात समझ में आई, इस टाइप का कुछ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, द करंट कैरीज ए करंट 3.6 एम्पियर। इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो दे रखा है 3.6 एम्पियर। बोल बात समझ में आई। अच्छा, एंड डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, भाई सीधा ही दिया डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये n इक्वल टू दे दिया 8.5 × 10⁻23 पर मीटर क्यूब। ये फ्री चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपको ना, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अच्छा, ये मटेरियल है कॉपर का, 1 mm 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 1 mm
और कॉपर के लिए इतनी होती है। जैसे कि आपको एन निकालने का फॉर्मूला बताया मैंने, डी बाई एम इंटू एन, वहां से निकालोगे तब भी इतना ही आएगा, तो यानी लगभग इतनी ही होती है फ्री चार्ज डेंसिटी। ओके, अच्छा अब पहला पूछा व्हाट इज द करंट डेंसिटी इन द वायर, वायर के अंदर करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है। तो करंट डेंसिटी कितनी होती है, जे से लिखा जाता है, जे इक्वल टू कितना होता है आई बाई ए। तो आई की वैल्यू क्या दे रखी है सर, कितनी 3.6। अच्छा जी, और साइड कितनी होगी, एरिया की वैल्यू देखो 6 इंटू 10⁻³ और साइड का क्या हुआ स्क्वायर। भाई मीटर में रखना है ना, किसमें रखना है मीटर में। तो सॉल्व करोगे तो देखो कितना हो गया 3.6 अपॉन 36 और ये 10⁻6 ऊपर जाएंगे तो क्या 10⁵ लिख दो और एक ये पॉइंट हटा दो। ठीक है, 6 ऊपर जाएगा तो नीचे 10 आएगा, कट जाएगा ना, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। शायद समझ में आया आपको ना। चलिए अब दूसरा पार्ट देखिए, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर। दूसरा पूछा कि वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तीसरा पार्ट पूछा हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल द लेंथ ऑफ वायर, और इसके लिए आपको रेजिस्टिविटी दे रखी है। क्या दे रखी है, रेजिस्टिविटी। इस कॉपर की रेजिस्टिविटी दे रखी है रो इक्वल टू 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, ये रेजिस्टिविटी दे रखी है। अच्छा जी, तो जो सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है और आप निकाल क्या चुके हो, जे, क्या जे की वैल्यू करंट डेंसिटी आप निकाल चुके हैं। अच्छा तो जे निकल चुका है और ई पूछा है, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, जे इक्वल टू मेरे हिसाब से तो सिग्मा ही होता है। अब ई पूछा है तो तुम्हें जे बाई सिग्मा इक्वल टू ई, या आप लिख सकते हो ई इक्वल टू जे और 1/सिग्मा तो रेजिस्टिविटी होता है भाई, या डायरेक्ट ये रिलेशन भी लिखा था ना, जे इक्वल टू सिग्मा ई प्रूव भी किया था और उसके साथ ये रिलेशन भी लिखा था। तो सिंपल लगा दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो जे कितना आया था अभी 10⁵ आया था मेरे हिसाब से ना, और रेजिस्टिविटी कितनी होगी 1.72 इंटू 10⁻⁸। तो ये कितना हो गया 1.72 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, चलिए तीसरा जो पार्ट है उससे पहले अगर मैं पूछता कि बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, मान लीजिए मैं पूछता, पूछा गया नहीं है पर बाकी पूछता पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना हो जाता है भाई पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल टू कितना होता है E इंटू डी यानी E इंटू एल। तो क्या E आप निकाल चुके थे, यस सर। क्या L आपको लेंथ दे रखी है, यस सर। इससे मल्टीप्लाई करते थे तो पोटेंशियल डिफरेंस लिया जाता, क्या जाता पोटेंशियल डिफरेंस। पर जो तीसरे पार्ट में पूछा गया है, तीसरे पार्ट में पूछा गया है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल द लेंथ ऑफ वायर। तो दूसरा पार्ट आपसे ये पूछा गया कि आपसे पूछा गया कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को चलने में कितना टाइम लगेगा। तो जो टाइम होता है, जो टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, भाई मेरे हिसाब से इतना ही टाइम लगना चाहिए ना जी। स्पीड इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी वीडी। अच्छा अब वीडी की वैल्यू रख दूं मैं, तो देखो एल तो तुम्हें पता ही है और वीडी को रख सकते हो ई एम इंटू टाउ। तो इसके अंदर तो टाउ की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये वाला मत लगाओ ना। वीडी के लिए आप क्या लगा लो, तो ये वाला फॉर्मूला रखोगे आप जब तो आपको टाउ की जरूरत पड़ेगी ना। अच्छा वीडी कहां से निकालो, आपको आई दे रखा है तो आई इक्वल टू एन ए ई वीडी। तो क्या यहां से लिखोगे, देखो आई अपॉन एन ए ई बराबर वीडी आ जाएगा, यस सर। ये वाला फॉर्मूला रख लीजिए आप, तो देखो कितना हो जाएगा एल बाई देखो आई बाई एन ए ई। अब एक कैलकुलेशन आप करते रहना, सिंपल सी आप चीज देखिए, क्या आपको जो टाइम लगा यहां से तक पहुंचने का, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी एल और इस डायरेक्शन में जो ड्रिफ्ट हो रहा है उसकी स्पीड कितनी है v। अच्छा जी, अब ये हो गया टाइम और वीडी की वैल्यू होती है आई अपॉन एन ए। तो आई क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए वैल्यू रखनी है ए क्वेश्चन में दे रखा है, साइड रखी थी 6 mm, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो ए आ जाएगा। ई आपको पता ही रहता है कि 1.6 × 10⁻⁹ और एन की वैल्यू ये रखी भाई, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन करा देता हूँ आपको एक दो। देखो क्वेश्चन पूछा, कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर। एक वायर है जिसकी आपको लेंथ दी है 0.1 मीटर, ठीक है। उसके अलावा आपको दिया है एरिया ऑफ द वायर इज इक्वल टू 1 mm स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है वो लगाया है 5 वोल्ट, ठीक है। फाइंड द करंट, और आपको निकालना है जी करंट, ठीक है। इसके लिए आपको दिया गया है म्यू ई और एन, ठीक है। चलो अभी आपके म्यू आया नहीं है, अभी मोबिलिटी करवा दूंगा, उसके बाद करवाऊंगा ये वाला क्वेश्चन। अभी इसको छोड़िए ना, अभी इसके अंदर क्या दे रखा है, मोबिलिटी और दे रखा है, वो जो अभी अपन ने किया नहीं है ना। जब मोबिलिटी कर लेंगे उसके बाद इसको अपन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ठीक है। क्वेश्चन वैसे कोई खास भारी नहीं था, बाकी वो एक छोटी टर्म है वो आपको यूज नहीं की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको पढ़ के बता देता हूँ और डेटा में बोर्ड पे लिख दूंगा, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन दिया है, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस। कह रहे कॉपर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए की वैल्यू आपको दे रखी है 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, और कह रहा है कि इस वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 1.5 एम्पियर, ठीक है। और स्टार्टिंग में कह दिया आपको वीडी निकालना है। भाई वीडी निकालने के कितने तरीके, एक तो वीडी कितना हो गया ई एम इंटू टाउ, और एक कितना हो गया आई इक्वल टू एन ए ई वीडी, दो ये काम आता है ना। तो अभी तो आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, आई वाला यूज करना पड़ेगा। अच्छा जी, अभी देखो और डेटा क्या दे रखा है, इसने कहा अज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कह रहा हर एटम कॉपर का एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। अगला बोला कि द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज, तो बेटा डेंसिटी दे दी कॉपर की, वो दे दी आपको 9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। बोल बात समझ में। अच्छा, इसके अलावा आपको दिया एटॉमिक मास, क्या दिया एटॉमिक मास, वो दे दिया 6.5 U, 63.5 U, इतना दिया, ठीक है। ओके, ठीक है। सेकंड पार्ट फिर देखेंगे, पहले ये पार्ट देखो। चलिए जी, अब कमाल की बात ये है कि आपको सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। सबसे पहले तो आप रिलेशन लिख लीजिए, रिलेशन क्या I इक्वल टू एन ए ई वी डी है। चलो भाई ये तो निकालना ही है, इसको तो गोला मार दिया, ये मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, एरिया भी मुझे दे रखा है, यानी कुल मिला के देखो इन दोनों का तो काम आ गया। देखो आई हो गया, ए हो गया, ई हो गया। अगर मुझे स्मॉल एन मिल जाए तो समझ लो मेरा काम तो हो गया, स्मॉल एन मिल गया, एन मिल गया, तो फिर तो यहाँ पे एन रखो, सिर्फ बीडीएन से निकल आएगा आपके पास। अच्छा, यानी जो ये अदर डेटा दे रखे हैं ये सब किसके लिए दे रखे हैं, स्मॉल एन निकालने के लिए। किसके लिए दे रखे हैं, स्मॉल एन निकालने के लिए। अच्छा, स्मॉल एन का फॉर्मूला होता क्या है, डेंसिटी अपॉन मोलिकुलर मास इनटू Na इनटू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम। पर एटम क्वेश्चन में बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अच्छा जी, इसको रखेंगे वैल्यू, तो n बराबर कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू 9 इंटू 10⁻³ मोलिकुलर मास। तो ये u में दिया है, सिंपल आप सिंपल याद रखो, इसको बस ग्राम कर दो, ये मोलिकुलर मास आ जाएगा आपका। तो कितना हो गया 63.5 ग्राम। किलोग्राम में रखोगे तो 10 की पावर -3 और लगाओगे भाई किलोग्राम में, तो देखो कितना हो गया d/m इंटू Na, यानी 6 इंटू 10⁻23 इंटू 1। अगर आप गौर से देखें तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻6 होगा। कितना होगा 10⁻6, और ये 23, तो ऊपर तो हो जाएगा 10⁻23। तो सिंपली अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपके पास बचेगा, देखो 9 इंटू 6 कितना हो गया 54 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.5, एक सॉरी 29, 3 and 6 29 हो गया ना। अच्छा जी, एक इसको दे दो तो ये आ जाएगा 540 अपॉन 63.5 इंटू 10⁻28। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये लगभग आ जाएगा आपके पास 8.5 इंटू 10⁻28।
याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें कॉपर की फ्री चार्ज डेंसिटी दे रखी थी, वो इतनी ही दे रखी थी। अगर यहाँ से आप सोल्व करोगे तब भी इतना आएगा। अगर आप डेटा डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो सिंपल, जब कॉपर बोल ही दिया तो ये तो इतना ही आने वाला है। अच्छा जी, अब आपका वीडी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा आपका? वीडी। चलो अब निकालते हैं। तो वीडी की वैल्यू कितनी हो गई? सिंपली आपने इसको सोल्व किया तो वीडी इक्वल टू हो गया आई बाई एन ए ई। आई की वैल्यू जो भी दे रखी थी मैंने रफ कर दी, शायद कितनी दे रखी थी, कितनी दे रखी थी आई वैल्यू? 1.5 दे रखी थी भाई। 1.5 अपॉन 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू एरिया। एरिया कितना दे रखा था भाई? एरिया दे रखा था 1 इंटू 10⁻7 मीटर स्क्वायर अपॉन ई। 1.6 इंटू 10⁻⁻9 रख दीजिए। कैलकुलेशन आपको करनी है, सॉल्व कर लीजिए, है ना जी। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वही आंसर होगा आपका, है ना। इसने सॉल्व कर रखा है, ये आ रहा है 1.1 mm पर सेकेंड। आ रहा है 1.1 mm पर सेकेंड, इतनी आ रही है। सोल्व कर लेना, आ जाएगा। पहले सोल्व करोगे तो मीटर में आएगा, तो 1.1 10⁻³ आएगा, फिर उसको mm में लिख लेना, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है? Compare the drift speed obtained with the speed of propagation of electric field along the conductor which cause drift motion। ओहो, ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन के चलने की स्पीड आई है इसको कंपेयर करो। ये जो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टिंग वायर में चल रहा होगा, इसकी स्पीड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसके चलने की स्पीड, दोनों को कंपेयर करो। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो किस स्पीड से चल रहा होगा? 3 इंटू 10⁻8 और इसकी स्पीड कितनी आ गई भाई? वीडी 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड दोनों को डिवाइड कर लो भाई, कंपेयर हो गया, है जी। तो इसको डिवाइड करोगे तो जितना आएगा उतना आपका आंसर हो जाएगा कि यानी इतने टाइम्स ज्यादा स्पीड से कौन चल रहा है? इलेक्ट्रॉन। क्या आपको बात समझ में आई? चलिए अब चलिए और कुछ नेक्स्ट बातें करते हैं आपकी। चलिए क्वेश्चन तो इतने ही। अगला एक छोटा सा टॉपिक है मोबिलिटी। क्या चीज? मोबिलिटी। इसको लिखा गया म्यू से और इसको डिफाइन किया गया, इसको बोला गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से चल रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, है ना। अगर दो मटेरियल पे, अलग अलग मटेरियल पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्पीड से चल सके ना भाई। इलेक्ट्रॉन तो डिपेंड करेगा भाई उसको चलने में कितने स्मूथ मिल रहा है, कितने एटम पास हैं, कितना कोलिजन हो रहा है, ठीक है। तो जिसके इलेक्ट्रॉन जितने आसानी से फ्लो कर सकते हैं वो एक तरीके से मोबिलिटी कहलाती है ना। अच्छा, मोबिलिटी को डिफाइन किया गया मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर आप यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मेटेरियल पे लगा दो तो जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड आएगी वो ही क्या कहलाएगी? उसकी मोबिलिटी। ओके, जिसकी स्पीड ज्यादा है, जिसका इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर रहा है, उसकी मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, यूनिट कितनी होगी भाई? इसके ऊपर कितनी होगी? मीटर पर सेकेंड। और इसकी कितनी होगी भाई? वोल्ट पर मीटर। तो देखोगे ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, है ना। इस डैश का मतलब होता है इंटू। यहाँ पे न्यूटन पर कूलम्ब भी रख सकते थे, वो आप पीछे आप क्या रख रहे हो? बोलो भाई, क्या बात समझ में आई? ये क्या कहलाता है? मोबिलिटी। अभी एक अपन क्वेश्चन कर रहे थे पीछे, तो उस क्वेश्चन के अंदर मोबिलिटी दे रखी थी। क्या दे रखी थी? मोबिलिटी, ठीक है। तो आप सीधा सा मोबिलिटी को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधा क्या आ जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको निकालनी थी, तो सिंपल सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला एक और आ गया आपके पास, वो कितना हो जाएगा? म्यू ई। अगर मोबिलिटी दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे उस सवाल में क्या था? एन ए ई बी डी निकालना था, आपको बी डी नहीं दिया पर कहा कि इस मेटेरियल की मोबिलिटी इतनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इतना है, तो यहाँ पे बस म्यू ही रखना था, आपका सवाल सॉल्व हो जाता है, ठीक है जी। चलिए जी, इसके अलावा और कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं, आप देखते हैं। आगे बात करते हैं रेजिस्टेंस की। भाई रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आया था वो आया था mne² टाउ इंटू L/A। दिस इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर गौर से देखा जाए तो रेजिस्टेंस कितनी चीजों पर डिपेंड कर रहा है?
लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, यस सर। एक यानी ज्योमेट्रिकल डेटा पे डिपेंड करता है, मटेरियल के अलावा उस मटेरियल की ज्योमेट्री क्या है उस पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस पूछूं तो रेजिस्टेंस एक तो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, और कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस लेंथ पे। ओके, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, कौन ए, कौन ए। तीसरा जो जिस पे डिपेंड करता है, अच्छा अब ये आ गया, ये पूरा डेटा किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे। देखो इसमें से m और e तो किसी पे भी डिपेंड नहीं करते, कांस्टेंट है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेगा, चार इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, बची ये दो चीजें। अब ये दो चीजें बची ना, ये दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। जो ये n होता है, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पे, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, ठीक है। तो तीसरा जो रेजिस्टेंस होगा वो डिपेंड करेगा मटेरियल, और चौथा जो होगा वो ये टाउ, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, जो यानी टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे भी और दूसरा टेम्परेचर पे भी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घट जाता है, यानी कोलिजन फटाफट होने लगती है। यानी चौथा पॉइंट टेम्परेचर। मेन इन फैक्टर्स पे कौन डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस, और इनमें से कोई भी फैक्टर चेंज हुआ तो किसी कंडक्टर का क्या चेंज हो सकता है, रेजिस्टेंस। अच्छा, एक इनमें हिडन डेटा है जो आपको दिखाई नहीं देता कि देखो लेंथ एंड एरिया, ठीक है, इसके अलावा जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट ही डिसाइड करेगी कि लेंथ क्या है और एरिया क्या है। एक्चुअल में आप लेंथ को ऐसे याद रखो, लेंथ क्या होती है, लेंथ किसके अलोंग ली जाती है, डायरेक्शन ऑफ करंट के, और एरिया जो होता है, ये एरिया कौन सा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो डायरेक्शन ऑफ करंट के परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो यानी अगर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट ही नहीं दूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं लेंथ कौन सी लूं और एरिया कौन सा लूं, क्योंकि एरिया लेने के लिए पहले आपको ये बताऊं कि करंट इधर है तो इसके परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना है ना। जैसे अभी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगी बात। देखिए चलिए, तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी, रेजिस्टेंस इतनी चीजों पे डिपेंड करता है। ओके, अब देखते आगे। देखिए मैंने आपको बोला सिंपली कि मान लीजिए ये एक क्यूब है, इसकी ये वाली साइड है ए, ये वाली साइड है बी, और ये वाली साइड है सी, ए बी सी। करंट इसके अंदर मान लीजिए इधर से जा रहा है, इधर से निकल रहा है, ठीक है, ठीक है। मैं बोलूं कि इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो रेजिस्टेंस कितना होता है, रो एल बाई ए, तो रो ये तो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, ठीक है। जो आपने फॉर्मूला लिखा था R इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए, तो ये पूरा डेटा तो किस पे डिपेंड कर रहा था, मटेरियल और टेम्परेचर पे। एल और ए तो अलग हो गई, ये मटेरियल टेम्परेचर। अब मटेरियल टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, चाहे करंट इधर से फ्लो हो, चाहे इधर से फ्लो हो, चाहे इधर से फ्लो रहे, मटेरियल तो वही रहेगा, और टेम्परेचर में कह नहीं रहा कि चेंज हो रहा है। तो देखो ये डेटा तो कांस्टेंट है, जिसको अपन बोलते हैं रो, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा एल। अब एल क्या होगा, करंट इधर फ्लो हो रहा है तो ये वाली लेंथ बनेगी आपकी लेंथ ए, और एरिया कौन सा बनेगा, ये वाला, तो कितना हो गया BC, मतलब हो गया, मान लीजिए R हो गया। अगर करंट में कहता ऐसे फ्लो हो रहा है तब रेजिस्टेंस कितना आता, देखो R बराबर, क्या मटेरियल तो वही रहने वाला था, यस सर, पर क्या लेंथ चेंज हो गया, करंट यूं फ्लो हो रहा है तो ये वाली ये होगी आपकी लेंथ यानी C बाई एरिया कौन सा होगा इसके लिए, ये वाला, और ये वाला एरिया कितना होगा AB। तो देखो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुई तो रेजिस्टेंस टुकड़ा वही है, वही मटेरियल है, वही डायमेंशन है, कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ क्या चेंज किया गया है, डायरेक्शन ऑफ करंट। जब डायरेक्शन ऑफ करंट ये थी तो रेजिस्टेंस आ रहा था रो A बाई BC, और जब डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे होगी तो रो C बाई AB। तो यानी कुल मिला के डायरेक्शन ऑफ करंट ही ये डिसाइड करेगी कि लेंथ में क्या लेना है और एरिया में आपको क्या लेना है, ठीक है। अगला देखिए, मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो हो रहा होता है, ऐसे इधर से, यानी अंदर की तरफ जा रहा होता, तो देखो रेजिस्टेंस कितना होता, R3 रो। अच्छा, अब L कौन सा होता है, ये वाला, यानी ये B, और एरिया कौन सा होता है, ये सामने वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला A इंटू सी। तो क्या करंट, क्या रेजिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, यस सर करता है।
कि जब तक मैं डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं बताऊंगा आप रेजिस्टेंस में सिंपल आपको ये बोलता ना कि ये ब्लॉक है इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो आप बता ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास तीन साइड है ए बी सी, तो किसको तो लेंथ में लोगे, कौन सा एरिया लोगे ना, तो इसलिए डायरेक्शन ऑफ करंट पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। चलिए एक छोटा सवाल और देखिए, चलिए देखिए मैंने कहा कि एक स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर है जिसकी साइड है एल, कोई सी साइड ले लीजिए, स्क्वायर प्लेट है, साइड है, और जिसकी जो थिकनेस है ना, ये जो मोटाई है ये है मान लीजिए टी, कितनी है टी, इसके अंदर करंट इस साइड में से ऐसे जा रहा है और ऐसे निकल रहा है, ठीक है। अब मैंने आपसे सिंपल सा पूछा, ऑप्शन दिया आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दूसरा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तीसरा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, चौथा आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल, ठीक है। मैंने चार ऑप्शन दिए, मैंने कहा कि एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी लेंथ एल है और थिकनेस जिसकी टी है, लेंथ एल है और थिकनेस टी है, तो मैंने कहा इसका रेजिस्टेंस इनमें से किस तरीके से डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और ले लीजिए पास सब इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर लीजिए 1/t, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, एल स्क्वायर इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है। अच्छा तो सिंपली देखो आपने जो पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो पढ़ा हुआ है ऐसा, तो ऐसा देखते ही ऐसा टिक नहीं मारते कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है ना। अब देखो फिलहाल क्या हो रहा है कि स्क्वायर प्लेट है, तो देखो इसका रेजिस्टेंस आप लिख के देखो, रो लेंथ कितनी होगी एल, और थिकनेस जो एरिया होगा वो कितना होगा, देखो ये वाला, और ये वाला एरिया कितना होगा, एल तो साइड और टी थिकनेस, तो एल इंटू टी, क्या ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो यानी एल से तो इंडिपेंडेंट है, ध्यान करो तुम आप एल बढ़ाओगे तो ये एरिया भी तो बढ़ेगा, देखो थिकनेस तो कांस्टेंट ही है, अब जैसे ही लेंथ बढ़ाओगे तो ये एरिया भी तो बढ़ेगा, तो देखो जो रेजिस्टेंस एल और ये दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एल और टी दोनों का इफेक्ट एक साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि ए जब लेंथ चेंज कर रहे हो तो एरिया कांस्टेंट नहीं है, तो अगर इधर से मैं देखूं तो आर डज नॉट डिपेंड ऑन एल, एल पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, एल तो ही नहीं रहा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो दो ऑप्शन करेक्ट हैं, एक ये और एक ये। जब मैंने आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी लिख रखा था इससे पहले, तब एक ही ऑप्शन सही हो जाता, कौन सा, आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल, एल पे डिपेंड नहीं करेगा। चलिए जी अगला देखिए भाई, जैसे मैं आपको बोलूं इसी सवाल को मॉडिफाई करके कैसे लिख दिया जाता है, ऐसे लिखा जाता है कि एक स्क्वायर प्लेट है यूनिफॉर्म थिकनेस की जिसकी साइड ए है और इसका रेजिस्टेंस है आर, तो अगर मैं 2a साइड की सेम मटेरियल की और सेम थिकनेस की एक प्लेट लूं जिसकी साइड हो 2a, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा आर, क्योंकि तुम्हें पता है इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लेट में, है जी। वैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल होता है कंडक्टर के लिए, पर अगर स्क्वायर प्लेट है तो इंडिपेंडेंट ऑफ एल होगा। देखो यहाँ पे ए साइड है तब भी रेजिस्टेंस आर, और 2a साइड है तब भी रेजिस्टेंस आर, क्या बात आपको क्लियर है? ओके चलिए इसके ऊपर और छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।